फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट वॉल्यूम नंबर 3 पैरा नंबर 105.11 जिसमें साफ लिखा है जेसीएम का मेमोरेंडम में डिमांड थी कि जब भी 25% महंगाई भत्ता हो तो उसको डीएनएस पे के रूप में बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन 5वें वेतन आयोग की तरफ से रिकमेंडेशन दिया गया था कि 50% होने पर इसको डीएनएस पे में ऐड कर दिया जाए, रिकमेंडेशन। और इसको सरकार की तरफ से 1 मार्च 2004 में स्वीकार कर लिया गया, ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया। मर्जर ऑफ 50% डीएनएस अलाउंस, डीएनएस रिलीफ विद बेसिक पे अब्लिक पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्लियर, साफ साफ ये रिकमेंडेशन था। इसी तरीके के 8 से 10 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट हैं। वहां पर आपको क्या क्या नुकसान होने जा रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े, वहाँ आपको A to Z डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को, चाहे वो रेलवे के एम्प्लॉय हों, चाहे वो डिफेंस सैन्य कर्मी हों, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हों, या फिर वो बैंक के एम्प्लॉय हों, और या इन सब के पेंशनर, उन सबको क्या क्या नुकसान होने जा रहा है, वो सारे 8 से 10 जो मसले हैं आज आपको यहाँ सब मिलेंगे एक एक करके ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट के साथ। जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाने से पहले मैं आपके साथ एक चालाकी का एक ऐसा एग्जाम्पल शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपको पसंद आए। एक वस्त्र विक्रेता अपने ग्राहक को कपड़ा बिक्री करता है, 2 मीटर का मान लीजिए कपड़ा दे रहा है, तो उसके सामने नापता है, उसकी आंखों के सामने 2 मीटर नापता है, और जब वो उस कपड़े को काटता है तो दूसरी तरफ को थोड़ा तिरछा काटता है और एंड पे पहुंचते पहुंचते 5 से 6 सेंटीमीटर उसमें से टेढ़ा चला जाता है। और जब दोबारा ग्राहक आता है तो उस वस्त्र विक्रेता को पता है, वो दूसरी तरफ से कपड़ा बदल के नापता है और फिर उसी तरीके से काटता है। इस तरीके से वो हर एक ग्राहक को कुछ ना कुछ मात्रा में कपड़ा कम देता है और पूरे थान से कपड़ा बचा लेता है आंखों के सामने। तो क्या आज केंद्रीय कर्मचारियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? इसका जवाब आप ही देंगे। आज की इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपके साथ शेयर करूंगा और आपको सब समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में मुझे भी आपका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले एंट्रिम रिलीफ का है, दूसरा डीपी डीएनएस पे, तीसरा इन्फ्लेशन, चौथा डीएडीआर मर्ज, पांचवा एम्प्लॉइज डिमांड, और छठा पेंशन। 7वां पॉइंट है 8 सेंट्रल पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन डेट। 8वां पॉइंट है सैलरी रिवीजन, और 9वां पॉइंट है एरियर्स, और 10वां है टाइमलाइन कंसर्न। एक एक करके सारे पॉइंटों पर चलते हैं। तो पहला पॉइंट एंट्रिम रिलीफ वाला, उसके ऊपर ही चलते हैं और क्या है इंफॉर्मेशन देखिए। एंट्रिम रिलीफ कहाँ और किसको मिलती है और कब इसकी शुरुआत हुई, तो इसके ऊपर बात करेंगे और इसका मतलब होता क्या है। इंटरिम रिलीफ का मतलब है टेम्परेरी रिलीफ, अस्थायी राहत, और ये कब मिलती है? 3rd पे कमीशन के दौर से ये शुरू हुई। 3rd पे कमीशन में मिली, 4th पे कमीशन में मिली, 5th पे कमीशन में मिली, समय समय पर ये मिलती रही है। और ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक एग्जाम्पल के लिए, रेट्स ऑफ एंट्रिम रिलीफ विद इफेक्ट फ्रॉम 1971 3rd पे कमीशन के टाइम पे ये एंट्रिम रिलीफ बेसिक पे के हिसाब से किसको कितनी कितनी मिली, इसी तरीके से सारे इसके डॉक्यूमेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देख सकते हैं। ये मिली हुई ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है। अब गवर्नमेंट की तरफ से नो एंट्रिम रिलीफ, क्लियर कट कहा गया है, कोई एंट्रिम रिलीफ नहीं दी जा रही। अब देखिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? डीपी डीएनएस पे,
1 मार्च 2004 को डीएनएस पे के संदर्भ में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ और वो ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ 5वें वेतन आयोग फिफ्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर, और वहां से डीएनएस पे का जन्म हुआ। और ये देखिए फिफ्थ पे कमीशन का पेज नंबर 1575, पैरा नंबर 105.11, जिसमें कहा गया है ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ डीएनएस अलाउंस टू डीएनएस पे व्हेन द इंडेक्स इंक्रीज बाय 50%। ये जेसीएम की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया था कि जब कभी भी 25% महंगाई भत्ता हो जाए तो उसको बेसिक पे में एम्प्लॉइज की और पेंशन की बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन इसको पे कमीशन की तरफ से एज इट इज स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इसको रिकमेंड किया गया 5वें वेतन आयोग की तरफ से। और वो रिकमेंडेशन क्या था वो देखिए, सीपीआई इंक्रीज बाय 50%, जब 50% हो जाए तब उस समय उसको मर्ज किया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन दिया गया 5वें वेतन आयोग की तरफ से। और इस संदर्भ में 1 मार्च 2004 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ये ऑफिस मेमोरेंडम निकाल के इसको एक्सेप्ट किया। तो ये है डीएनएस पे, जो आपके लिए ये ऐतिहासिक दिन था 1 मार्च 2004 को, जब गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकार की गई। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो कि आपका इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति, आप देखेंगे कितने पिछले 10 साल में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो हाउसिंग का हो, चाहे वो डॉक्टर की फीस का हो, दवाइयों का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो। अगर प्लॉटिंग की ज़मीन की बात करोगे तो पिछले 3-4 साल में 2 से 3 गुना और कहीं कहीं 4 गुना रेट बढ़ गए। अगर आप सोने चांदी की बात करोगे तो कहाँ रेट पहुँच गया है। लेकिन आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कहाँ पहुँची है? अगर आप गणना करके देखोगे तो हर पे कमीशन 10 साल में आता है, और इन 10 साल के अंदर अंदर एक साल में 2 बार आपको महंगाई भत्ता, महंगाई राहत मिलती है। तो 10 का मतलब 10 × 2, तो 10 साल का मतलब हो गया आपको 20 किस्त मिलना। जनवरी की जब किस्त आने वाली है उसके हिसाब से अभी तक आपका महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग के पूरे स्पैन समय के दौरान टोटल 20 बार बढ़ा है। टोटल 60 या मैक्सिमम 61 हो सकता है, 60% तक की उम्मीद है। तो हर 6 महीने पर आपका 3% महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, जबकि महंगाई कितनी पहुंच चुकी है। साथियों, आज रियलिटी में ये जो डीए-डीआर का जो सिस्टम चल रहा है ये एक्चुअली आउटडेटेड है। ये 1990 का सिस्टम पुराना हो चुका है। अब जो रियल टाइम इन्फ्लेशन होता है उसके हिसाब से होना चाहिए, बट सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए अगला पॉइंट आपके सामने, डीए-डीआर मर्ज। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, ऐतिहासिक फैसला हो चुका है। डीए-डीआर मर्ज का गवर्नमेंट का प्रोविज़न है। लेकिन लोकसभा में जब सांसद श्री आनंद भदौरिया जी और राज्यसभा में सांसद श्री जावेद अली खान और सांसद श्री रामजीलाल सुमन जी ने क्वेश्चन पूछा डीए मर्ज का 50% बेसिक पे के साथ, तो वहाँ पर जवाब मिला कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, कोई ऐसा अंडर कंसीडरेशन ऐसा कोई मसला नहीं है, यानी कि आपका डीए-डीआर मर्ज नहीं होगा। अगला सवाल, एम्प्लॉइज डिमांड। एम्प्लॉइज की क्या डिमांड है? 50% डीए-डीआर बेसिक पे में मर्ज हो, एरियर की गारंटी हो कि एरियर मिलेगा सभी चीज़ का, सरकार पे कमीशन की तारीख अपने टर्म ऑफ रेफरेंस में इंक्लूड करे,
और अगर पे कमीशन अपने ड्यू डेट पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो एंट्रिम रिलीफ दी जाए और फिटमेंट फैक्टर को 2.86% किया जाए। आपको इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब तो मिल चुके हैं लोकसभा और राज्यसभा में, बाकी पर सरकार ने अभी कहीं कुछ आंसर नहीं दिया, चुप्पी साधे हुए है। लेकिन टीओआर में सरकार ने जो फोकस दिया है वो फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार पहले से ही एम्प्लॉइज़ को ये बता रही है, पेंशनर्स को ये बता देना चाह रही है कि वो ज़्यादा उम्मीद ना पालें। और अब देखिए अगला पॉइंट क्या था, पेंशन से रिलेटेड। जैसे ही टीओआर जारी हुए तो उसके अंदर पेंशन रिवीजन का जिक्र नहीं किया गया। तो पेंशनर्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे सबके कान खड़े हो गए, सब बड़े ही चिंतित हुए और उन्होंने वित्त मंत्रालय को जगह जगह लेटर लिखे, अपनी चिंता जाहिर की। और इसके बाद आपने देखा होगा राज्यसभा में 2 दिसंबर को इसका जवाब मिला। पेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था सांसद श्री जावेद अली खान और श्री रामजीलाल सुमन जी ने, और इसका जवाब दिया गया था श्री पंकज चौधरी जी द्वारा। और उन्होंने मेंशन किया 8th पे कमीशन में पेंशन रिवीजन का जिक्र किया, तब जाके एक राहत की सांस पेंशनर्स को मिली। नेक्स्ट पॉइंट, 8th सेंट्रल पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन डेट। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण मसला है। अब से पहले आपने पुराने पे कमीशनों में आपने उनके टीओआर देखे होंगे, तो वहां पर पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन की डेट मेंशन रही है। लेकिन इस बार जब ये आपका टीओआर आया है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन की डेट नहीं बताई गई, और इसकी बड़ी ही चिंता रही। और इससे भी संबंधित सवाल उठा लोकसभा में, और ये क्वेश्चन उठाया सांसद श्री N.K. प्रेमाचंद्रन, सांसद श्री थिरुथंगा तमलेश्वरन, सांसद श्री डॉक्टर गणपति राजकुमार और सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी ने। तो उनको वहां पर जवाब मिला, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। यानी रिकमेंडेशन तो होगी 18 महीने के अंदर, ये तो टाइमलाइन दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की डेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यानी वो डेट डिसाइडेड नहीं है। ये बड़ा ही चिंता का विषय है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका सैलरी रिवीजन प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच में। प्राइवेट सेक्टर में हर साल सैलरी का रिवीजन होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें, तो हर 10 साल के बाद सैलरी रिवीजन होती है। ये कहाँ का इंसाफ है? प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करता है अपनी सैलरी की, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है, फिक्स्ड है। और प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी मिलती है वो मार्केट से लिंक्ड है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ कहाँ का इंसाफ है? प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक बार साल में दिवाली बोनस के नाम पे कुछ पैसा मिलता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में हमेशा हर महीने ये प्रोविजन है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ सही इंसाफ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एरियर्स की बात कही जा रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब आपका वेतन आयोग सही टाइम पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो एरियर का क्वेश्चन ही नहीं उठता। आपका वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए था, जैसे पिछले वेतन आयोगों का
पीरियड आपने देखा होगा हर 10 साल के बाद गठन होता है। जैसे ही 10 साल खत्म होती हैं तो नेक्स्ट वेतन आयोग लागू हो जाता है। अब इसके लिए पैनल का गठन ही 3 नवंबर को हुआ है और उसको 18 महीने का समय दे दिया गया है। 18 महीने में उसने अपनी रिकमेंडेशन देनी है। इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद गवर्नमेंट स्टडी करेगी, डेट डिसाइड करेगी कब इम्प्लीमेंट करना है उसने। तो ये जो 2 साल का पीरियड है, इस पीरियड में जब आपका बैक डेट से अगर लागू होता है तो सिर्फ आपको आपके बेसिक पे का एरियर मिलेगा। आपके जो एचआरए हैं, आपके जो टीपीटीएल है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस हैं, इस तरह के बहुत सारे जो आपके भत्ते हैं, उनका एरियर आपको दिया नहीं जाता। वो एक बड़ा घाटा होता है। और इस बार तो आपका ये डेट भी डिसाइडेड नहीं है कि 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा भी या नहीं, वो भी इनडेफिनिट है। तो यहाँ आपके एरियर पर भी संशय बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका टाइमलाइन कंसर्न। जैसा अभी एरियर के साथ साथ जिक्र किया, टाइमलाइन का कंसर्न है। 18 महीने का टाइम दिया गया है कि 18 महीने के अंदर पैनल को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब 18 महीने के अंदर पैनल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, लेकिन अभी तक उसको स्टाफ नहीं मिला है। टोटल जो स्टाफ है अभी तक पैनल का गठन हुआ, चेयरपर्सन डिटेल हुए हैं, पार्ट टाइम एक एम्प्लॉय मिला है और एक मेंबर मिले हैं सेक्रेटरी के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो चेयरमैन हैं श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं और प्रोफेसर पुलक घोष जी हैं मेंबर, वो भी पार्ट टाइम। और मेंबर सेक्रेटरी हैं श्री पंकज जैन जी। और देखिए दोस्तों, जो लेटर निकले थे जिसमें टोटल 40 स्टाफ डिटेल होना है, 40 स्टाफ जिसके संदर्भ में लेटर निकले थे, अभी तक वो स्टाफ डिटेल नहीं हुआ है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइमलाइन कंसर्न है वो बना हुआ है और गवर्नमेंट ने डेट भी अभी तक डिसाइड नहीं की है। इतने सारे पॉइंट हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ेंगे तो वहाँ सब डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से माननीय अपने लिए मल्टी पेंशन्स और अपने लिए अपने आप मेज थपथपा के जिस तरीके से पे, पेंशन और अलाउंसेस को बढ़ोतरी करवा लेते हैं एक स्वर में मिलके, अगर आप चाहें तो आप भी ये काम कर सकते हैं। 50 लाख सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लगभग 69 लाख पेंशनर्स, इसका मतलब होता है लगभग 1 करोड़ 19-20 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर हम एक यूनिट को इंटू 5, एक पेंशनर, उसकी बीवी, उसके बच्चे, कोई पेरेंट या बच्चों का कोई बच्चा, अगर 5 यूनिट भी मानकर चले तो ये जो आपकी पॉपुलेशन बनती है वो लगभग 6 करोड़ पहुंच जाती है। ये 6 करोड़ प्लस की जो पॉपुलेशन है, अगर ये एकजुट होके अपनी सही मांगों को एक साथ भूल जाएं कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जब उनके अपने हक का नंबर आए, जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष एक सुर में मिलकर अपनी पे, पेंशन और अलाउंसेस को बढ़वा लेते हैं, उसी तरीके से जब उनके अपने हक की बात हो तो एक सुर में एक साथ मिलके, चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, चाहे वो पोस्टल डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट के हों, किसी के भी हों, सर्वसम्मति से एक साथ मिलके अपने मुद्दों को उठाएंगे तो कोई वजह ही नहीं है कि उनके चाहे अलाउंसेस हो, चाहे उनके पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन की डेट हो, किसी में कोई परिवर्तन ही हो। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।